लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को डिस्कस करना है। इस वीडियो को मैंने इस लेक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो इसके लिए 3 डिफरेंट वीडियोस अपलोड होंगी। सबसे जो पहला पार्ट होगा उसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस करना है, डेफिनेशन क्लॉज को, कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है, STR, CTR और ये क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रेडिकेट ऑफेंस, फॉरेन सीरियस ऑफेंस कौन से होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं कि इसकी पनिशमेंट कितनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे इन्वेस्ट करेगा, इसको कैसे आगे फिर हम अपने उसके इस्लाम में पहुंचाएंगे, तो वो हमने सेक्शन कुछ डिस्कस करने हैं। और जो तीसरी वीडियो होगी, जो इस एक्ट की मेन वीडियो होगी, या इस एक्ट का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम इस एक्ट के अंदर अपनाए हैं कि वो इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये हमारी जो वीडियोस होंगी वो इन 3 टॉपिक्स पे मबनी होंगी। सबसे पहला डेफिनेशंस, दूसरा सेक्शंस और तीसरा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने की या जंग लड़ने की पाकिस्तान ने इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के तहत दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो इक़दाम अपनाए हैं उनको हमने डिस्कस करना है। बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सबसे पहले हमें मनी लॉन्ड्रिंग का पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। इस वीडियो को हमने कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। सबसे जो पहले पार्ट होगा उसमें हमने इसकी डेफिनेशंस को पढ़ना है, और जो दूसरा इसका पार्ट होगा उसमें हमने कुछ सेक्शंस को पढ़ना है, और उसके बाद हमने इसके जो इंटरनेशनल एक सिस्टम है कि हम पाकिस्तान में क्या इक़दाम उठाए हैं इस एक्ट के तहत कि वो इंटरनेशनली उसको कैसे कॉम्बैट कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग को। सबसे पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे आपका बिल्कुल 100% फोकस चाहिए, क्योंकि कुछ डेफिनेशन से हम यहाँ से पहले कुछ डेफिनेशन नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन 34, फिर 40, फिर 14, ऐसे डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे ताकि हमें मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन का सही पता लग जाए। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इस एक्ट का जो सेक्शन 2 है डेफिनेशन की क्लॉज में, अब सबसे पहले सेक्शन 3 जो बताता है नोइंगली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब कोई बंदा जिसको जानबूझकर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, उसको रखता है अपने पास, उसको किसी से खरीदता है, किसी से छीनता है, वो क्या है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से वो प्रॉपर्टी उसने ली है। अब सबसे पहले हम बताना चाहिए कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है। तो वो आप बताते हैं सेक्शन 28 ऑफ दिस एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको सेक्शन 28 बताएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वो प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की या आपने रखी, नोइंगली रखी, ठीक है, नोइंगली रखी आपने, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसके ऊपर कोई क्राइम हुआ है। जब प्रॉपर्टी जिसने कोई ऑब्टेन की है प्रॉपर्टी, उसने किसी क्राइम के जरिए वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है, तो उसे क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ पैसा शामिल नहीं होता, ये प्रॉपर्टी वगैरह भी शामिल होती है, जिसमें हम क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आता है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बॉट और डिराइव्ड फ्रॉम समवन बाय व्हाट, बाय प्रेडिकेट ऑन फॉरेन सीरियस ऑफेंस। अब प्रेडिकेट, अब प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है, किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी किसी से खरीदी या किसी से ली, किस तरीके से, बाय प्रेडिकेट ऑफेंस और बाय फॉरेन सीरियस ऑफेंस। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मनी लॉन्ड्रिंग की, और उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया। और प्रोसीड ऑफ क्राइम की जो डेफिनेशन है 28 नंबर डेफिनेशन की क्लॉज में, उसके बाद वो हमें बताता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने हासिल की प्रेडिकेट ऑफेंस है या फॉरेन सीरियस ऑफेंस है। अब प्रेडिकेट ऑफेंस कौन से होते हैं, वो सेक्शन डेफिनेशन 26 बताएगी। जैसे मैंने आपको कहा था मुझे आपकी पूरी फुल अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो उसमें क्या कहा, मैंने क्या कहा, इस वजह से कहा क्योंकि सबसे पहले हम डेफिनेशन 28 पढ़ी, उसके बाद 26 पे जा रहे हैं, फिर फॉरेन सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन नंबर 16 है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपकी यहाँ पे अटेंशन बहुत लाजमी है। अब सब प्रेडिकेट ऑफेंस कौन से होते हैं, वो स्केड्यूल 1 बताए गए हैं इसी एक्ट के। स्केड्यूल 1 है, उसमें बताया गया कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ तकरीबन 24 और 14 सेक्शंस बने हुए हैं। अब फर्स्ट पहला जो सेक्शन है वो PPC का बना हुआ है। अब PPC में कोई भी एक ऑफेंस है जो उन ऑफेंस को करते हुए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो वो किस में आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं, जिसमें मैंने कहा सेक्शन 14 सेक्शंस हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, उनके वो पर्टिकुलर सेक्शंस, पर्टिकुलर जो ऑफेंसेस हैं वो उधर से उठाए गए हैं, और कहा गया है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी आप इन ऑफेंसेस को करके आप हासिल करते हो तो वो किस में आती है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आती है। अब फॉर सपोज जैसे डिफरेंट सेक्शंस हैं कुछ मुख्तलिफ एक्ट्स के, जो वो
ऑफेंसेस जो उस क्या कहते हैं, वो ऑफेंसेस जो उन एक्ट्स में ऑफेंस हैं, अगर वो आप ऑफेंस कमिट करते हुए क्या करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, तो वो किस में आती है, मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। फॉर सपोज जैसे हम एक मिसाल लेते हैं कि किसी ने किसी का रेप किया और उस विक्टिम की जो प्रॉपर्टी भी छीन ली, अब जो विक्टिम की प्रॉपर्टी किस में आएगी, मनी लॉन्ड्रिंग में आएगी। तो ये जो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। जब आप इसका स्केड्यूल 1 देखेंगे, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें बिल्कुल लिस्ट बनी हुई ऑफेंसेस की, तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस, जो सेक्शन डेफिनेशन 16 है। अब फॉर सपोज हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, एक ऑफेंस यहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंस है और वो इंडिया में प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, तो वो फॉरेन सीरियस ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं जो यहाँ पे भी प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं और वहाँ पे भी प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं, सो दे आर कॉल्ड फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस, उनको हम कहते हैं फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस कहते हैं। और फॉरेन सीरियस फॉर सपोज अगर यहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंस है तो वहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए, अगर वहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंस है तो यहाँ पे प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। अगर यहाँ का जो प्रेडिकेट ऑफेंस आप वहाँ पे करते हो, किसी और मुल्क में करते हो, इंडिया में करते हो या किसी और मुल्क में करते हो जाके, और वहाँ पे भी वो क्या है, प्रेडिकेट ऑफेंस है, तो आप किस चीज़ के मुर्तकिब हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट किया है। अगर कोई बंदा यहाँ आके वो ऑफेंस कमिट करता है जो उनके मुल्क में प्रेडिकेट ऑफेंस है और हमारे मुल्क में प्रेडिकेट ऑफेंस है, तो उसे हम कहते हैं कि ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट किया है। इट शुड बी प्रेडिकेट ऑफेंस इन बोथ कंट्रीज, इट शुड बी प्रेडिकेट ऑफेंस इन बोथ कंट्रीज, मतलब कि मैचिंग होनी चाहिए। प्रेडिकेट ऑफेंसेस की मैचिंग होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो क्या बन जाता है, फॉरेन सीरियस ऑफेंस बन जाता है। अब हमने क्या कहा, कोई भी प्रॉपर्टी आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से हासिल की, अब प्रोसीड ऑफ क्राइम में से प्रेडिकेट एंड फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस आ गए, तो फॉरेन सीरियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं और प्रेडिकेट ऑफेंसेस कौन से होते हैं, वो आपको इसके यूथ 1 में पता लग जाएगा। अब यहाँ पे फिर ये चलो ठीक है, अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट हुआ, अब इसको रिपोर्ट किसने करना है, इसको बताना किसने, गवर्नमेंट को, कि ये या किसी रेलिवेंट अथॉरिटी बताना किसने है कि ये ऑफेंस कमिट हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो जो एंटिटीज को बताती हैं हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी कहते हैं। जो सेक्शन और डेफिनेशन 34 आपको बताती है रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब यहाँ पे मुख्तलिफ कहते हैं बताए गए हैं, जो जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, एडवोकेट्स, बैंक्स होते हैं, इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है DNFBPs, ठीक है। तो डिजिग्नेशन नॉन फाइनेंशियल, एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरे कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। जो डिजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनमें कौन आता है, प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं, एडवोकेट्स आता है और बैंक्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रेलिवेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस यहाँ पे कमिट हो रहा है, हमें सस्पिशन है कि यहाँ पे, अब देखो बंदा किसी वकील के पास जाता है या किसी बैंक के पास जाता है या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, तो वो देखता है कि इसकी ऐसी हालत ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सके, या उसके पास इतना अहलियत नहीं है, वो इतना अहल ही नहीं है कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी आ सके। तो बैंक क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है और बैंक देखती है कि शायद जिसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट किया हो, तो बैंक ने क्या करना होता है, उसको रिपोर्ट करना होता है। अगर इनमें से कोई भी रिपोर्ट नहीं करता तो वो भी उस जुर्म में बराबर का शरीक होता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस का मुर्तकिब हो जाता है। अब उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये कौन कौन से हैं, ये हैं DNFBPs, इसकी भी आपको डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। Designated non-financial, it's something like that. It's just section 14 है इसका, सॉरी डेफिनेशन 14 है, वो बताती है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो वहाँ पे एक बड़ी लिस्ट बताई गई है, कोई भी चीज़ जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग एंड लैंडिंग ऑफ द मनी, जो भी लीजिंग ऑफ द मनी, जो भी आप वो उस सेक्शन डेफिनेशन 14 में बहुत बड़ी लिस्ट दी गई हुई है, वो सारे जो भी काम करते हैं उस किस्म में कोई भी काम करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब हमने क्या कहा था, जो बैंक्स होती है सिर्फ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है अंडर द जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो था, उसमें हमने कहा था सिर्फ बैंक का वर्ड जो इस्तेमाल कर सकती है वो बैंक इस्तेमाल कर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं जिसको लाइसेंस देती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज उसके अलावा बाकी जो दूसरी इंस्टीट्यूशन हैं वो नहीं कर सकते, वो सब क्या लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, जो यहाँ पे डेफिनेशन 14 में आपको लिस्ट बड़ी प्रोवाइड की गई है, तो उसके मुताबिक जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं,
منی کو لینڈ کر رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, لیزنگ آف دا منی کر رہے ہیں, سارے وہ کیا ہوتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ڈیفینیشن 11 بتاتی ہے CTR, کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ, اینڈ جو ڈیفینیشن 40 ہے وہ STR. اب یہ جو رپورٹنگ انٹیز کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ CTR اور اس کے ساتھ STR سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ. اب CTR کا مطلب کیا ہوتا ہے, تھریش ہولڈ آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر آپ بینک میں اتنی اماؤنٹ کا منیمم اتنی اماؤنٹ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, رپورٹ کرنا ہے. تو آپ رپورٹ کریں گے, وہ کتنے ہیں 2 ملین. آج کل پاکستان میں چل رہی ہے وہ 2 ملین چل رہی ہے کہ پاکستان میں اگر 2 ملین کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے کسی بھی بینک میں یا کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہے, وہ 2 ملین کی پراپرٹی خریدتا ہے یا اس سے اوپر پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کو وہ رپورٹ کیا جاتا ہے. پھر وہاں اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آیا کس کے پاس یہ پراپرٹی کیسے آئی, کہاں سے اتنا اماؤنٹ کیسے آیا, کہاں سے آیا. اور STR سسپیشیس ٹرانزیکشن, اب اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے, یہ اس کے پاس, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈوکیٹ کے پاس جاتا ہے, ایڈوکیٹ دیکھتا ہے یا بینک کے پاس جاتا ہے, بینک دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیسے آیا یہ چیز اس کے پاس کیسے آئی, اس کے پاس مطلب یہ کہاں سے آئی, اس کے پاس وہ اتنے قابل نہیں ہے, اس کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن کر سکے. تو اگر کچھ کوئی سسپیشن اگر ہوتی ہے تو وہ ان کو کر سکتی ہے, رپورٹ کر سکتی ہے, اور ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. اگر رپورٹنگ اینٹیز رپورٹ نہیں کرتی تو وہ بھی منی لانڈرنگ ایکٹ کے کیا ہو جاتے ہیں, مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ سمپل اس کے بارے میں تھا, ڈیفینیشنس کے بارے میں.